नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आपकी मेहनत की, आपके भविष्य की और उस सुरक्षा की जिसके आप हकदार हैं। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उम्मीद की वो कहानी है जिसका इंतजार भारत के करोड़ों कर्मचारी दशकों से कर रहे हैं। हम अक्सर उन बुजुर्गों की तस्वीरें देखते हैं जो अपनी छोटी सी पेंशन पर्ची लेकर दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, जिनकी शिकायत होती है कि गुजारा नहीं होता, दवा का खर्च नहीं निकलता। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी देश और संस्थानों को बनाने में लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें एक सम्मानजनक राशि तक नसीब नहीं होती। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये हमारी व्यवस्था पर एक सवाल है। लेकिन आज शायद उस सवाल का जवाब मिलने की एक बड़ी शुरुआत हो रही है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं जो आपकी सेवानिवृत्ति यानी आपके रिटायरमेंट की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर श्रम मंत्रालय के दफ्तरों तक एक चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ये चर्चा है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 में एक आमूल-चूल परिवर्तन की। एक ऐसा बदलाव जो अगर लागू हो गया तो ये नया साल 2026 में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। तो आखिर ये खबर है क्या? खबर यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ एक ऐसे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है जो आपके पेंशन फंड में जमा होने वाली रकम को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। प्रस्ताव है ईपीएस 95 के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा वेज सीलिंग को मौजूदा 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने का। ये सुनने में महज एक आंकड़ा लग सकता है, 15,000 से 25,000, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि ये आपके बुढ़ापे की लाठी को मजबूत कर सकता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो देश के 6.5 करोड़ से भी अधिक ईपीएफओ सदस्यों के जीवन पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस पूरी रिपोर्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि ये भी समझाएंगे कि इसका आपकी जेब पर, आपकी बचत पर और आपकी अंतिम पेंशन पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। सबसे पहले आइए मौजूदा पेंच को समझते हैं। अभी का नियम क्या है? मौजूदा व्यवस्था के तहत आप यानी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा अपने ईपीएफ खाते में डालते हैं। इतना ही, यानी 12% हिस्सा आपका नियोक्ता आपकी कंपनी भी डालता है, लेकिन सारा खेल नियोक्ता के इसी 12% हिस्से में छिपा है। नियोक्ता के इस 12% योगदान में से 8.33% हिस्सा आपके पेंशन फंड यानी ईपीएस 95 में चला जाता है और बाकी का 3.67% हिस्सा आपके ईपीएफ प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। लेकिन, और यही सबसे बड़ा लेकिन है, पेंशन फंड में जाने वाला ये 8.33% हिस्सा आपकी पूरी बेसिक सैलरी पर नहीं काटा जाता। इसके लिए एक सीमा तय है जो फिलहाल सिर्फ 15,000 रुपये है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपया महीना है। आप अपनी सैलरी का 12% यानी 3,600 रुपये अपने ईपीएफ में डालते हैं। आपकी कंपनी भी 3,600 रुपये डालती है। लेकिन जब पेंशन फंड ईपीएस की बारी आती है तो आपकी कंपनी का योगदान आपकी 30,000 रुपये की सैलरी पर नहीं बल्कि 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा पर गिना जाता है। तो 15,000 रुपये का 8.33% हुआ सिर्फ 1,250 रुपये। इसका मतलब यह है कि चाहे आपकी तनख्वाह 30,000 हो, 50,000 हो या 1,00,000 हो, आपके पेंशन फंड में हर महीने सिर्फ और सिर्फ 1,250 रुपये ही जमा हो रहे हैं। बाकी का पैसा यानी नियोक्ता के 3,600 में से 1,250 घटाकर आपके ईपीएफ खाते में चला जाता है। यही वो वजह है कि सालों साल नौकरी करने के बाद भी जब लोग रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन बहुत कम बनती है, क्योंकि उसकी गणना ही एक बहुत कम रकम पर आधारित होती है। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने उम्मीदें जगा दी हैं। नया प्रस्ताव कहता है कि इस 15,000 रुपये की सीमा को खत्म करके इसे 25,000 रुपये कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इसका क्या असर होगा? चलिए उसी 30,000 रुपये सैलरी वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। अगर ये नया नियम लागू होता है तो आपका योगदान 12% तो वही रहेगा यानी 3,600 रुपये। आपकी कंपनी का कुल योगदान भी वही रहेगा यानी 3,600 रुपये। लेकिन अब पेंशन फंड में जाने वाले 8.33% हिस्से की गणना 15,000 रुपये पर नहीं बल्कि 25,000 रुपये की नई सीमा पर होगी। तो 25,000 रुपये का 8.33% कितना हुआ? ये रकम बनती है लगभग 2,083 रुपये। सीधा सा गणित है। कहाँ पहले आपके पेंशन फंड में हर महीने सिर्फ 1,250 रुपये जमा हो रहे थे और कहाँ अब हर महीने 2,083 रुपये जमा होंगे, यानी हर महीने सीधे सीधे 883 रुपये अतिरिक्त आपके पेंशन खाते में जाएंगे। साल का हिसाब लगाएं तो ये रकम लगभग 10,000 रुपये बनती है। ये 883 रुपये सिर्फ एक छोटी रकम नहीं है, ये वो मजबूत नींव है जिस पर आपके रिटायरमेंट की खुशहाल इमारत खड़ी होगी। पेंशन की गणना का एक तय फॉर्मूला होता है
जो आपकी सेवा के कुल वर्षों और आपकी औसत पेंशन योग्य सैलरी पर आधारित होता है। जब आपकी पेंशन योग्य सैलरी की गणना में हर महीने 25,000 रुपये का आधार जुड़ेगा, तो जाहिर है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन की रकम में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये आपके बुढ़ापे को आर्थिक रूप से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक बनाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत आज नहीं, बल्कि कई साल पहले से महसूस की जा रही थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पेंशन की इस सीमा में आखिरी बार बदलाव आज से एक दशक पहले साल 2014 में किया गया था। तब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। 2014 से आज 2025-26 तक दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। महंगाई दर आसमान छू रही है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं और सबसे जरूरी बात, सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी का स्तर भी बढ़ा है। आज की तारीख में केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी भी 18,000 रुपये के करीब पहुंच गई है। ये एक बड़ा विरोधाभास है कि देश में न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये हो और सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी स्कीम यानी पेंशन स्कीम की अधिकतम सीमा सिर्फ 15,000 रुपये पर अटकी हो। ये सीमा आज की आर्थिक सच्चाई से मेल नहीं खाती, ये पुरानी पड़ चुकी है और कर्मचारियों को वो सामाजिक सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है जिसका ये वादा करती है। ईपीएफओ बोर्ड के कई सदस्य और विशेषज्ञ लंबे समय से ये तर्क दे रहे हैं कि अगर कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का असली फायदा देना है तो इस सीमा को आज की आर्थिक हालात के हिसाब से ढालना ही होगा। 25,000 रुपये की सीमा उसी दिशा में उठाया गया एक तार्किक और जरूरी कदम है। यह पूरा बदलाव एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसे ईपीएफओ 3.0 का नाम दिया जा रहा है। ये ईपीएफओ 3.0 आखिर है क्या? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये ईपीएफओ को पूरी तरह से बदलने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सरकार की मंशा है कि ईपीएफओ को एक पुराने सुस्त सरकारी विभाग की छवि से निकालकर एक आधुनिक, तेज तर्रार और पूरी तरह से डिजिटल संगठन बनाया जाए। इस नए ईपीएफओ 3.0 के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है माइनस सामाजिक सुरक्षा का विस्तार यानी सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को, खासकर गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी किसी न किसी रूप में ईपीएफओ के दायरे में लाना। दूसरा स्तंभ है माइनस एकीकृत अनुपालन पोर्टल, इंटीग्रेटेड कंप्लायंस पोर्टल, यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा, इन सभी सेवाओं के लिए एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म। इससे कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए काम करना आसान होगा, लाल फीताशाही खत्म होगी। और तीसरा स्तंभ जो हमारे आज के विषय के लिए सबसे अहम है, वो है माइनस फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का मकसद है योगदान की सीमाओं को बढ़ाकर और फंडिंग को मजबूत करके कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक लाभ देना। ईपीएस सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का ये प्रस्ताव इसी तीसरे स्तंभ का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कदम ईपीएफओ को सिर्फ डिजिटल ही नहीं बनाएगा, बल्कि उसे वित्तीय तौर पर ज्यादा मजबूत और सदस्यों के लिए ज्यादा फायदेमंद भी बनाएगा। अब एक और जरूरी सवाल पर आते हैं, इसका कंपनियों यानी नियोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर है, जब पेंशन फंड में योगदान बढ़ेगा तो ये अतिरिक्त पैसा नियोक्ता की जेब से ही आएगा। जैसा कि हमने गणना की, हर उस कर्मचारी के लिए जिसका वेतन 25,000 या उससे अधिक है, कंपनी को हर महीने लगभग 883 रुपये अतिरिक्त पेंशन फंड में डालने होंगे। पहली नजर में ये कंपनियों पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ लग सकता है, खासकर छोटे और मझोले उद्योगों एसएमईज के लिए। लेकिन अगर इसे दूरगामी नजरिए से देखा जाए तो इसके फायदे भी हैं। आज के दौर में कर्मचारी सिर्फ सैलरी नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि कंपनी उसके भविष्य के लिए कितनी सुरक्षित है। जब कर्मचारियों को यह भरोसा होगा कि उनकी पेंशन स्कीम मजबूत है और उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी रकम मिलेगी, तो उनका संगठन के प्रति विश्वास और निष्ठा बढ़ती है। इसका सीधा असर एम्प्लॉय रिटेंशन पर पड़ता है, यानी कर्मचारी जल्दी नौकरी नहीं छोड़ते। जब अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारी कंपनी से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं तो इससे कर्मचारी टर्नओवर की दर घटती है। कंपनियों को बार बार नई भर्ती और ट्रेनिंग पर होने वाले लाखों रुपए के खर्च से निजात मिलती है। एक स्थिर और संतुष्ट वर्कफोर्स किसी भी संगठन की तरक्की की सबसे बड़ी गारंटी होती है। इसलिए ये एक खर्च नहीं बल्कि मानव पूंजी में निवेश है। इस पूरे मामले का एक कानूनी पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईपीएस 95 और इसकी पेंशन गणना को लेकर पिछले कई सालों में जिला अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ी गई थीं। कई कर्मचारियों ने याचिकाएं दायर की थीं कि उनकी पेंशन की गणना 15,000 की कृत्रिम सीमा पर क्यों की जा रही है, जबकि उनका वेतन कहीं ज्यादा था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार के पास पेंशन की इस सीमा में बदलाव करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने यह भी दिशा निर्देश दिए थे कि कोई भी बदलाव समानता, व्यवहारिकता और पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ अब जो ये कदम उठाने जा रहे हैं वो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के उन्हीं दिशा निर्देशों और देश की मौजूदा आर्थिक सच्चाई के बीच एक संतुलन साधने का प्रयास है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जिसका जवाब आप सब जानना चाहते हैं,
माइनस आखिर ये बड़ा फैसला होगा कब? हमारे विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच गहन चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। अब इसे ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की अगली बैठक में मंजूरी के लिए रखे जाने की पूरी संभावना है। ये अहम बैठक अगले साल यानी जनवरी 2026 या फरवरी 2026 के आसपास हो सकती है। अगर इस बैठक में सभी हितधारकों यानी कर्मचारी प्रतिनिधियों, नियोक्ता प्रतिनिधियों और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच इस प्रस्ताव पर आम सहमति बन जाती है और इसे हरी झंडी मिल जाती है तो इसे लागू करने में देर नहीं लगेगी। पूरी संभावना है कि इस ऐतिहासिक बदलाव को नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि नया साल 2026 भारत के 6.5 करोड़ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक नई वित्तीय सुरक्षा की सौगात लेकर आ सकता है। इसे एक बार फिर सरल और स्पष्ट शब्दों में समझ